कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 की कक्षा 10वीं के गणित विषय के प्रश्न पत्र के बारे में। इस वीडियो में हम गंगानगर जिले की कक्षा 10वीं की गणित विषय के प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जो परीक्षा हाल ही में संपन्न हुई है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आए थे कि आप हमारे प्रश्न पत्र को हल करके एक वीडियो डाल दीजिए, ताकि हम भी इस तरह के प्रश्न पत्र को किस तरह से हल किया जाता है यह सीख लें। कुछ डाउट्स भी हैं उन बच्चों के, इसलिए मैंने पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन पर आधारित जो वीडियो वो आपको बनाकर यहाँ पर कोशिश की है। आप सभी बच्चे पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बोर्ड के एग्ज़ाम में भी इन प्रश्नों को आप अच्छे से अगर अभ्यास किए होंगे तो उसका लाभ मिलेगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कोई डाउट है आपको तो स्क्रीन पर मेरे फ़ोन नंबर दिख रहे हैं, आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी मेरे से जुड़ सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। कक्षा 10वीं का गणित विषय का प्रश्न पत्र 70 अंकों का था, जिसमें आपको 3 घंटे और 15 मिनट का समय दिया गया था। इसका खंड ए, जिसमें कुल 10 प्रश्न अ-ब-च-द वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का था। इसका पहला प्रश्न दिया हुआ था, यदि 6 और 20 का HCF 2 है तो 6 और 20 का एलसीएम है। 4 ऑप्शन है, 20, 120, 60 और 6। तो इसका एक तरीका तो ये था कि आप डायरेक्ट 6 और 20 का एलसीएम फाइंड कर लो, 6 के भी गुणनखंड कर लो, 20 के भी गुणनखंड कर लो। लेकिन जिस हिसाब से ये प्रश्न दिया हुआ है ना, उस हिसाब से आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाना था कि अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम में दोनों के मान दे रखे हैं, एचसीएफ भी दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है, तो इसकी वैल्यू दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होती है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहाँ से आप डायरेक्ट देखोगे कि एचसीएफ तो 2 दिया हुआ है, एलसीएम आपने ज्ञात करना है, और पहली संख्या है 6 और दूसरी संख्या है 20। तो यहाँ से एलसीएम आसानी से हम पता कर सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा 6 गुणा 20 और बटा में ये वाला 2 बटा में चला जाएगा। अब 2 कट जाएगा इस 20 के साथ 10 पे, और हमारा आंसर आ जाएगा एलसीएम का मान 6 गुणा 10 यानी कि 60। अर्थात हमारा स वाला विकल्प इसका एकदम से सही आंसर था। इस तरह से इसको करना था। अगर आप इसका दूसरा मेथड देखें तो 6 के गुणनखंड तो होते हैं 2 गुणा 3, और 20 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। अब अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कैसे निकलेगा? इनके गुणनखंड में 2 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 2 बार है, तो 2 बार 2 लिखेंगे, 2 गुणा 2। फिर 3 यहाँ एक बार है, इसमें 3 नहीं है तो 3 को एक बार लिखा जाएगा, और 5 को भी एक बार लिखा जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 12 5 60। तो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते थे। दोनों ही मेथड आपके पास है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है, यदि बहुपद 3x² माइनस 6x प्लस 5 के शून्यक अल्फा व बीटा है तो अल्फा बीटा का मान होगा। अल्फा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा, इसका आंसर क्या होता है? सी बटा ए होता है। अब ये सी बटा ए क्या है? सी तो होता है अचर पद और ए होता है x² का गुणांक। तो इस बहुपद में आप अचर पद देखिए 5 है, अचर पद तो है 5, और ए होता है x² का गुणांक। तो x² के गुणा में कितना है? 3 है, तो 3 बटा में आ गया, यानी आंसर आ गया 5 बटा 3। तो ऑप्शन बी पे टिक करना था, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होता। आगे इसके बाद तीसरा प्रश्न करेंगे। इसका तीसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न क्या है? यदि बहुपद y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इस बहुपद के शून्यकों की संख्या है। बहुपद y बराबर px का जो ग्राफ है वो x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कितने बिंदुओं पर? 2 बिंदुओं पर। तो आप ध्यान रखिएगा, जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो इस वाले प्रश्न में x बराबर जो हमें दिया, y बराबर px का ग्राफ है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या भी 2 होगी।
तो इसका विकल्प सी एकदम से सही उत्तर होता। आगे इसके बाद चौथा प्रश्न जिसमें हमें दे रखा है यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ये यहाँ पर ये दोबारा लिख दी गई है ये लाइन, तो इसको छोड़ दीजिए। देश के अनंत हल है, अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इन चारों में से हमें एक ऑप्शन पे पहुंचना है। तो ये क्या दिया हुआ है, गुणांकों का अनुपात दिया हुआ है। अब a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाएं तो जो दो समीकरण दे रखे हैं इनके द्वारा निरूपित रेखाएं कौन सी हो जाएगी, समपाती रेखाएं हो जाती है। कौन सी रेखाएं हो जाती है, समपाती। और आप सभी जानते होंगे समपाती रेखा एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा को बोलते हैं। जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाती है इसका मतलब वो एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही होती है, बहुत सारे बिंदुओं पर जिनको हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसके हल भी क्या होंगे, अनंत हल होंगे। हम x और y के अनंत हल ज्ञात कर सकते हैं इसमें। तो ऑप्शन ए इसका सही हो गया। आगे इसके बाद चौथा प्रश्न के बाद पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण है। हमें बताना है इन चारों में से कि कौन सी ऐसी समीकरण है जो द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पर ये हल नहीं की हुई है तो हम पहले इसे हल करेंगे, हल करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी द्विघात समीकरण है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया तो आप बिना हल किए ही बता सकते हो। कैसे, यहाँ पर आप ये देखो x का गुणा इस x के साथ होना है तो x की पावर 2 बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर वाला पद आ रहा है यहाँ पे, द्विघात समीकरण ये बन सकती है। लेकिन जब बराबर के दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी एक x और एक x इधर दे रखा है, इन दोनों का भी गुणा करेंगे। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो एक बार इनका गुणा होगा, x का जब x से गुणा होगा तो x की पावर 2 वाला पद इसमें बनेगा। तो x की पावर 2 प्लस का ये है, बराबर के दूसरी तरफ भी x की पावर 2 प्लस का है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके अलावा कोई भी x की पावर 2 वाला पद इसमें नहीं बचना, तो ये वाला द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन में देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पड़ा है, यानी ये द्विघात समीकरण हो सकती है। बराबर में भी चेक कर लेते हैं, माइनस का 2 और अगले ब्रैकेट में 3 माइनस 2x, इनका गुणा करेंगे तो x की पावर 2 वाला पद यहाँ से नहीं बनेगा। अब यहाँ x की पावर 2 वाला पद नहीं बनेगा तो यानी ये कटेगा नहीं, जब ये कटेगा नहीं यानी कि ये पड़ा रहेगा, तो इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण बनेगी हल करने पर। x की पावर 2 वाला पद अगर आ जाता है तो वो द्विघात समीकरण होती है, ये आपको पता ही है। तो ये वाला द्विघात समीकरण हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। आप चाहें तो आगे वाले ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। x और x यहाँ 2 बार आए हुए हैं तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर भी x की पावर 2 बनेगा, और इसमें x यहाँ भी है यहाँ भी है तो x की पावर 2 इस साइड भी बनेगा, बराबर के दूसरी तरफ भी, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। इस तरफ भी देखो x माइनस 2 के साथ जब x का गुणा करेंगे तो x की पावर 2 यहाँ बनेगा, और दूसरी तरफ x की पावर 2 पहले से पद पड़ा है तो दोनों आपस में कट हो गए, कैंसिल हो गए, ये भी नहीं आना था। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें x की पावर 2 हमारे पास पद मौजूद है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6 में श्रेणी दे रखी है 3/2, 1/2, -1/2 डैश डैश आगे दे रखा है, इसका सारवंतर बताना है। हमें इस श्रेणी का सारवंतर बताना है। तो सारवंतर के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, -1, +1, 0 और 2। आप सभी जानते होंगे सारवंतर का मतलब क्या होता है, दो क्रमागत पदों का अंतर। तो कोई से दो पद हम माइनस करेंगे तो इसका ज़्यादातर हम क्या करते होते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं। ज़्यादातर हम दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं, ठीक है, इससे हमें सारवंतर का पता चल जाता है। तो सारवंतर में दूसरा पद 1/2 और माइनस करेंगे पहला पद 3/2। अब दोनों के बटा में एक जैसे अंक है, हर समान है, तो 2 इसका एलसीएम आ गया और -1 -3 ऊपर आ जाएगा। 1 -3 करेंगे तो माइनस का 2/2, 2/2 कैंसिल करेंगे एक दूसरे के साथ तो आ जाएगा इसका आंसर -1। -1 इसका उत्तर है जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। इस तरह से इसको करना था। आगे 7वां प्रश्न, ये अच्छा प्रश्न है बच्चों, छठी प्रश्नावली में से आया है त्रिभुज वाले में से।
दिए गए चित्र में DE समांतर BC, DE जो है वो BC के समांतर है तथा AD बराबर 1.5, ये 1.5 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1.5। AE बराबर 1, ये 1 E बराबर 1 है। BD बराबर 3 है, BD इसका मान 3 है और EC बतानी है अपने को, ये बतानी है कि कितनी होगी। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा, एक कोई त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज, अपने सॉरी ABC एक त्रिभुज है और उसके समांतर एक रेखा आ गई। तो इसमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का क्या कथन था कि दोनों त्रिभुज जो बने हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE, दोनों समरूप होंगे। और समरूपता प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे हम, AD के बटा में DB बराबर होगा AE बटा EC। ये इसका आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का ही हमारे पास एक रूप है। AD बटा DB यानी ये वाला पार्ट, इसके बटा में इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और इसके बटा में नीचे वाला पार्ट आपस में बराबर होंगे। तो AD का मान हमें गिवन है 1.5, DB का मान हमें पता है 3 है, AE का मान 1 है और EC का मान हमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, EC का मान हमें नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से निकालेंगे। EC का मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो 1.5 EC और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 एकम 3। यहाँ से हम EC निकालेंगे तो 3 के बटा में 1.5 जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर बन जाएगा 30, 30 के भाग में है 15 तो 30 में 15 का भाग देने पे 2 उत्तर आएगा। यानी ये वाला पार्ट कितने सेंटीमीटर का हो गया, 2 सेंटीमीटर का हो गया। ऑप्शन बी पे टिक करना था। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न, इसका 8वां प्रश्न पूछा गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। 4 ऑप्शन है, 10 90 डिग्री, 1 साइन 45 या 0। चारों में से देखते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 का मान 1 होता है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 का मान 1 है, इसका स्क्वायर कर दिया। आगे हल करेंगे तो 1 माइनस 1 का वर्ग 1 बटा में 1 प्लस इस 1 का वर्ग भी 1, 1 में से 1 घटा दिया 0, 0 बटा 2, 0 बटा 2 0 होता है, यानी इसका उत्तर आ गया 0। डी विकल्प हमारा सही हो गया। आगे प्रश्न नंबर 9, हमें 9वें प्रश्न में दिया हुआ है वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या है। वृत्त के बाहर से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, आपको आइडिया है तो आप बता सकते हो, अगर नहीं आइडिया तो मैं अभी यहाँ पे स्पर्श रेखाएं बना के बता सकता हूँ, इसकी आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। हमारे पास एक ये वृत्त है, अगर मैं इस वृत्त पे किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी चाहूँ तो 2 स्पर्श रेखाएं यहाँ से खींची जा सकती है। कैसे, मान लो कि यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है 2। कैसी, एक स्पर्श रेखा तो ऐसे ऊपर की तरफ, ये हो गई, दूसरी स्पर्श रेखा यहीं से हम खींचें तो एक ऐसे 2 स्पर्श रेखाएं इसकी खींची जा सकती है एक ही बिंदु से। तो इसका आंसर नंबर हमारे पास से बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 9वां प्रश्न के बाद 10वां, एक शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए इसका फार्मूला। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जहां एल इसकी तिर्यक ऊंचाई है, आर त्रिज्या है, पाई आर एल। डी वाला विकल्प इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों, ये अवैध वाले 10 प्रश्न थे तो इनको इस तरह से सोल्व करना था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास इसका खंड ब स्टार्ट होता है, जहां हमें 2-2 अंकों के कुल 10 प्रश्न दिए हुए हैं। हमें इसका 11वां प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है। √3 को हमने प्रूव करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो काफ़ी लेंथी सा क्वेश्चन है ये, आपको आराम से समझना है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, सर्वप्रथम हम मान लेते हैं, सर्वप्रथम हम मान लेते हैं
कि √3 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको अपरिमेय प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो हम इसे एक परिमेय संख्या के रूप में इसे शुरुआत में मानेंगे, उल्टा मानेंगे हम इसमें, ठीक है। अतः इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमने इसको √3 को परिमेय मान लिया स्टार्टिंग में, और इसे हम एक परिमेय संख्या होने के नाते P/Q रूप में लिख सकते हैं। तो मानेंगे हम इसे आगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसे A/B के रूप में लिख सकेंगे, जहां पर B तो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, और A व B सह अभाज्य है। सह अभाज्य अर्थात इनमें उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं है। उभयनिष्ठ ना हो तो उन संख्याओं को बोला जाता है कि ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य है। ओके, इसके बाद अब आगे होगा इसका वर्ग। हम √ का निशान हटाएंगे यहाँ से, लिखेंगे वर्ग करने पर। वर्ग करने पर क्या आएगा, √3 का भी वर्ग हो जाएगा, और सामने जो A/B दिया हुआ है इसका भी वर्ग हो जाएगा। √3 का वर्ग 3 बन जाएगा, और ये आ जाएगा A²/B², ठीक है। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा सोल्व करूं, इसके बटा में 1 लिखूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B² का 3 से गुणा होगा, और 1 का गुणा होगा A² से, फिर वो 3 चला जाएगा A² के बटा में, तो यहाँ से B² का मान आ जाएगा। या आप यहाँ से ऐसा समझ सकते हैं कि B² इधर आ जाए, 3 इधर आ जाए, तो B² बराबर आएगा A²/3। हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। B² का मान आ गया A²/3, अर्थात यहां पर हम लिखेंगे अर्थात A² में 3 का भाग दिया जा सकता है। अर्थात A² में 3 का भाग दिया जा सकता है। अब आप ये देखिए A² क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्योंकि पावर 2 लगी है, तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर उसमें 3 का भाग जा रहा है, तो उस संख्या का जो वर्गमूल होगा A होगा, उस A में भी 3 का भाग जाएगा। A में भी 3 का भाग दिया जा सकता है। हम A में भी 3 का भाग दे सकेंगे, क्योंकि A² में जा रहा है तो A में भी जाएगा। तो हम लिख लेंगे माना A अब क्योंकि A में 3 का पूरा भाग जा रहा है, तो A क्या होगा, 3 गुणा समथिंग होगा, कुछ भी नंबर हो सकता है 3 के गुणा में, क्योंकि A 3 का गुणज बन जाएगा। A 3 का गुणज है, इसका मतलब क्या होगा कि 3 इंटू समथिंग, 3 इंटू हम मान लेंगे C। हम A का मान रहे हैं, A का मान 3C मान रहे हैं। अब ये A का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो हमारे पास प्राप्त होगा A का मान समीकरण 3 में रखने पर A का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 अपने पास थी B² बराबर A²/3। तो A का स्क्वायर यानी कि A की जगह पर क्या लिखेंगे, 3C का स्क्वायर, और बटा में 3, तो ये आएगा B² बराबर 3C का स्क्वायर खोल लेंगे तो 9C², और बटा में 3। अब ये 3 आपस में कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिये 9, अर्थात हमारे पास आ गया B² बराबर 3C², और ये 3 अब B² के बटा में चला जाएगा, तो C² बराबर आएगा B²/3, समीकरण नंबर 3। अब आप देखो पहले बारी में तो हमारे पास A² के बटा में 3 था, अब आ गया B² के बटा में 3, तो हम फिर से लिखेंगे अर्थात B² में 3 का भाग
दिया जा सकता है। बी स्क्वायर में 3 का भाग दिया जा सकता है। जब बी स्क्वायर में 3 का भाग दे सकते हैं तो बी में भी 3 का भाग दिया जा सकता है। ये हम पहले सीख चुके हैं, क्यों दिया जा सकता है ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, दिया जा सकता है। तो हम फिर से लिखेंगे कि माना b बराबर 3, 3 के गुणा में कुछ भी नंबर होगा तो हम उसे d मान लेते हैं इस बार, और ये समीकरण 4 दे देते हैं इसे ना। अब हम चलते हैं शुरुआत में, प्रश्न की शुरुआत में हमने √3 को माना था a/b, और साथ में हमने ये भी कहा था कि a और b सहअभाज्य यानी इनमें कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन अभी हम जो a और b के मान निकाले हुए हैं, a का मान हमने 3c निकाला था और b का मान यहाँ निकाला है 3d। तो इन दोनों में आप देखो 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, 3 क्या आ गया, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, कॉमन नंबर आ गया। तो नीचे लिखेंगे अर्थात a व b में 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये हमें क्या बताता है, a व b में अगर 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि √3 को परिमेय मानना गलत हो गया। √3 को परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ, मानना गलत है। हम इसको परिमेय नहीं मान सकते, क्योंकि परिमेय तब होता जब कुछ भी उभयनिष्ठ ना आता। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है, और अगर कोई संख्या परिमेय नहीं होती तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो लिखेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय मानना तो गलत हो गया, तो अपरिमेय संख्या हो गई है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा √3 को परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना सिद्ध हो चुका है। तो हम लास्ट में इति सिद्धम लिख देते होते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे आप लाइक और शेयर करना न भूलिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। यदि किसी द्विघात व्यंजक के शून्यक 5 और -3 है तो वह द्विघात व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, हम इसको लिखेंगे, हल करेंगे। अब आगे वाले प्रश्न सारे हल करने वाले हैं, तो मैं साफ साफ हल कर रहा हूं इसको। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है तो उसके जो शून्यक होंगे वो हम लिखते होते हैं। कौन से होते हैं वो आपको बताऊंगा अभी। अगर किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो द्विघात बहुपद px की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, अल्फा तो दिया हुआ है 5 और बीटा दिया हुआ है -3। हम इसमें रखेंगे px बराबर x माइनस अल्फा, अल्फा की जगह 5 और बीटा की जगह 3, तो x माइनस बीटा का मान खुद माइनस में है तो ये +3 हो जाएगा। इसे सोल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारा द्विघात हमें प्राप्त हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे x की पावर 2, फिर x का मल्टीप्लाई +3 से करेंगे तो +3x, फिर -5 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे -5x, -5 का +3 से मल्टीप्लाई -15। इस तरह से px इक्वल टू आएगा हमारे पास x² प्लस के 3x में से -5x करेंगे तो -2x और -15। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। अगर हम इसे हल करेंगे तो हमें 2 शून्यक 5, -3 प्राप्त हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। 13वां प्रश्न है,
के का मान ज्ञात कीजिए यदि द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान है। दोनों मूल समान है तो हमें के का मान बताना है कि क्या होगा। तो पहले द्विघात समीकरण नोट करेंगे। द्विघात समीकरण क्या दी हुई है हमें? द्विघात समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब अगर हम इसकी तुलना कर दें मानक द्विघात समीकरण से तो हमें 3 वैल्यू पता लगेगी, ए का मान, बी का मान और सी का मान। ए होता है x² के गुणांक को कहते हैं ए, तो x² का गुणांक 2 है, ए का मान 2 आ गया। बी होता है x का गुणांक जो कि k लिखा हुआ है और अचर पद है 3, ठीक है, सी का मान आ गया। ए बी सी के मान लिखने के बाद यहां लिखा हुआ है दोनों मूल समान है, तो मूल समान होने की शर्त क्या होती है वो लिखनी है। मूल समान होने की शर्त, मूल समान होने की शर्त क्या होगी? इसकी शर्त होती है b² माइनस 4ac, जो कि विविक्तकर होता है किसी भी द्विघात समीकरण का। इसका मान 0 होना चाहिए। हम इसमें पुट करेंगे b का स्क्वायर यानी कि k² माइनस 4 इंटू ए का मान 2 गुणा में c का मान 3 बराबर 0। तो हमें प्राप्त हो जाएगा k², 4 दूनी 8, 8 दिए 24, k² माइनस 24 बराबर 0। k² का मान आ जाएगा, ये 24 माइनस का दूसरी तरफ आके 0 प्लस 24 यानी 24 हो जाएगा, और k का मान आ जाएगा रूट में 24। और ध्यान रखिएगा जब इस तरह से कोई संख्या आती है तो k का मान संभावना है कि प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। तो ये स्क्वायर हटाने पर इधर हम प्लस और माइनस दोनों सिंबल लगा देंगे। तो अगर आप देखो 24 के गुणनखंड करके, तो 24 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो एक तो 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 2 और 3 का एक एक गुणनखंड। तो 2 और 3 का गुणा करके 6 लिख दो। तो ये हमारे पास आंसर आ गया प्लस माइनस 2√6, के का मान आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। यदि बिंदु ए 6,1, बी बिंदु है 8,2, सी बिंदु है 9,4 और डी बिंदु है P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। ये चारों बिंदु लगातार एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है ये, तो हमें इसमें बताना है कि P क्या होगा। तो इसका डायग्राम पहले मैं बना रहा हूं, यहां पे आप डायग्राम के हिसाब से इसको सीखना। मैंने यहां पर इसका डायग्राम बनाया। अब आप इस डायग्राम के अंदर देखो, पहला बिंदु A मान लेते हैं, यहां लिख देते हैं A 6,1, दूसरा बिंदु B और इसका निर्देशांक लिखेंगे 8,2, C बिंदु के निर्देशांक है 9,4 और D बिंदु के निर्देशांक है P,3। ठीक है बच्चों, ये हमें निर्देशांक दिए हुए हैं समांतर चतुर्भुज के शीर्षों के। अब आप इसको सोल्व करोगे, हल करोगे तो किस तरह से करोगे? इसमें आपको ये समझना है कि P की जगह पर क्या आएगा। तो आप इसमें एक समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म है कि उसके जो विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, वो समद्विभाजित होते हैं। ये वाला विकर्ण AC और ये B से निकलने वाला विकर्ण BD, जब ये दोनों हम विकर्ण मिलाएंगे तो इस बिंदु पर ये विकर्ण कटेंगे। जिस भी बिंदु पर ये कटेंगे वह बिंदु हमारा समद्विभाजन बिंदु O कहलाएगा। यानी A से O की डिस्टेंस OA और O से C की डिस्टेंस OC आपस में इक्वल होगी। इसी तरह से OB और OD भी इक्वल होगी। यानी O बिंदु AC का मध्य बिंदु है और O बिंदु BD का भी मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु वाला फार्मूला हम दोनों तरफ लगाएंगे तो हमें P ज्ञात हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे पहले वो लाइन जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं।
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। अतः AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग करना है। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या कहता है? मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करता है। तो इसमें फार्मूला लगता है x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। x का निर्देशांक और y निर्देशांक इस तरह से ज्ञात किए जा सकते हैं। इस सूत्र से हम लिखेंगे AC के लिए मध्य बिंदु कौन सा होगा? AC में ये 6 प्लस 9 बटा 2 कोमा 1 प्लस 4 बटा 2। ये x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर में आएगा 8 प्लस p बटा में 2 कोमा 2 प्लस 3 बटा 2। यानी ये एक ही बिंदु के निर्देशांक है, O बिंदु के निर्देशांक। तो 6 9 15 बटा 2 बराबर आ जाएगा 8 प्लस p बटा 2, क्योंकि ये भी x निर्देशांक है, ये भी x निर्देशांक है। अगला निर्देशांक देखें तो 1 प्लस 4 5 बटा 2 और इधर भी 2 प्लस 3 5 बटा 2 आ रहा है। ये तो सेम है, तो इसका मतलब ये भी सेम ही होंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर निर्देशांकों की तुलना करने पर निर्देशांकों की तुलना करने पर 6 प्लस 9 बटा में 2 बराबर 8 प्लस p बटा में 2। दोनों के बटा में 2 है, तो आप चाहो तो इन्हें कैंसिल कर सकते हो और हमें यहां से मिल जाएगा 8 प्लस p का मान बराबर 15। तो p का मान आ जाएगा 15 माइनस 8, यानी p का मान आ गया 7। p का मान कितना आ गया? 7 आ गया। p का मान 7, ठीक है। p का मान आ गया हमारे पास 7। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी अच्छे से। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 15, जिसमें हमें पूछा गया है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, इजी सा प्रश्न है। आपको जो चीज़ ज्ञात करनी है पहले उसे नोट करना है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में क्या दिया हुआ है? कोस स्क्वायर 30 डिग्री। कोस स्क्वायर 30 डिग्री और लास्ट में है माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब एक एक करके इनके मान रखते हैं। 2 इंटू में tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो tan 45 का मान 1 होता है, इसका वर्ग हो जाएगा। प्लस कोस 30 का मान होता है √3 बटा 2, इसका भी वर्ग हो जाएगा। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 45 का मान 60 का मान √3 बटा 2, इसका भी वर्ग कर दिया क्योंकि साइन स्क्वायर है इसलिए। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस √3 बटा 2 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर में अपने ऊपर वाले अंडर का स्क्वायर तो हो जाएगा, अंडर हट जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा 2 का वर्ग। माइनस √3 बटा 2, इसका भी आ जाएगा 3 बटा 4। अब लास्ट वाले दोनों मान देखो, एक प्लस का है 3 बटा 4 और दूसरा माइनस का है 3 बटा 4। तो इन दोनों को हमें यहाँ कैंसिल कर देना चाहिए और हमें हमारा आंसर इसी से मिल जाएगा। 2 गुणा 1 यानी 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो था ना ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 करेंगे। 16वें प्रश्न में लिखा हुआ है, त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है बच्चों ये। पाई का मान हमें 3.14 लेना है और √3 का मान 1.73 का प्रयोग हमें करना है। तो पहले तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को हम आगे
हल करेंगे। तो बच्चों हमने प्रश्न के अनुसार एक ये डायग्राम बनाया है जहां 12 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या वाला एक वृत्त है और इसकी एक जीवा है AB, जिसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 120 डिग्री का है और ये वाला संगत हमारा इसका वृत्तखंड है। दो तरह के वृत्तखंड हो गए इसमें, एक छोटे वाला जिसे हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड और ऊपर जो बड़े वाला जो है वह दीर्घ वृत्तखंड है। जब इस संगत की बात आई है तो इस जीवा के अनुसार जो छोटे वाला वृत्तखंड बना है उसी की हमने वैल्यू निकालनी है क्षेत्रफल की। तो हल करेंगे इस क्वेश्चन को। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। कौन से वाले वृत्तखंड का? लघु वृत्तखंड का। तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ टिपिकल सा क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। पाई का मान 3.14 लेना है, आर का मान 12 यूज़ करना है क्योंकि गिवन है 12। आप चाहो तो यहाँ लिख लो, आर का मान है 12 सेंटीमीटर और थीटा का मान है 120 डिग्री। अब गुणा में थीटा बटा 360 डिग्री, तो थीटा का मान 120 डिग्री और बटा में 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर कितना है 12, तो 12 इंटू 12 और साइन 120 डिग्री। थीटा का मान 120 है इसलिए ये आ गया। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पॉइंट आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, ना भी हटाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कैलकुलेशन कर पाओगे, मल्टीप्लाई बस करना होगा। इसमें ये देखो क्या चेंज होएगा। 120 का जब हम देखते हैं कि नीचे वाला मान 3 गुना है तो 120 एकम 120 और 120 तिये 360, या 0 से 0 काट दो पहले तो और फिर 12 तिये 36 काट दो। अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये तो हट गया यहाँ से। तो आप इसको यहाँ से 12 लिखने की बजाय यहाँ नोट कर लीजिए 4 और ये सारा मान कैंसिल हो गया, फिर माइनस इधर ये 2 से ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, तो ये आएगा 6 गुणा 12 गुणा ये साइन 120 डिग्री, इसकी वैल्यू आप देखो क्या होगी। साइन का फार्मूला यहाँ पर वैसे 120 तक आपको लिखवाया नहीं गया कभी भी, साइन 90 डिग्री तक के ही फार्मूले पता हैं, लेकिन इसको हम आउट ऑफ दी सिलेबस अगर देखें तो भी अगर आपको ध्यान होगा, साइन अगर 90 से ऊपर जाता है, कोई भी मान अगर साइन 90 से ऊपर चला गया तो आप उसको 180 90 में से कितना ऊपर है, 90 में से कितना ऊपर गया है उस हिसाब से देखिए। 90 में से 30 ऊपर गया ये 90 से, तो 30 डिग्री का मान कोस का देख लो, कोस का 30 डिग्री कितना होता है, एक √3/4 होता है। तो इस साइन 120 का मान हो जाएगा √3/4, वो हम यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, ये आउट ऑफ द सिलेबस है, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको, क्योंकि कोण का मान ज़्यादा हो गया इसलिए यहाँ इन चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, नोट कर देंगे √3/2। अब ये 2 से फिर कटेगा, 2 से 6 को काट दो, चाहे 12 को काट दो 3 पे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 12 चौके 48, ये हो गए 48। 48 का 4 से गुणा करते हैं, 2 पॉइंट के बाद में 2 वैल्यू छोड़ देंगे, हम पॉइंट लगा देंगे, लेकिन पहले 48 का जब 4 से गुणा करेंगे, 48 चौके होते हैं 192, 192 का 2 लग गया और हासिल बच गई 19, फिर 48 एकम 48, 48 में 19 जोड़ेंगे तो 67, 67 का 7 6 बच गया। फिर 48 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 दिए 144, 144 में 6 जोड़ देंगे, 144 और 6 150, 150 72 आ गया, और 2 पॉइंट के बाद में 2 अंक होने चाहिए तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। लीजिए हमने इनका गुणा कर लिया, इधर 3 गुणा 12 गुणा में √3 का मान यहाँ लिखा हुआ है 1.73, तो बस अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 150.72 माइनस
12 तिये 36, 36 का गुणा करना होगा हमें 173 के साथ। तो 36 का अगर हम 3 से गुणा करें, 36 तिये कितने होते हैं 108, 108 का लग जाएगा 8, हासिल बची 10। फिर 36 का जब 7 से गुणा करेंगे तो 36 साते होते हैं 253, 36 साते 252, सॉरी 252 में हम 10 जोड़ेंगे तो 262, 262 का 2 और हासिल बच गई इस बार 26। ठीक है, 26 बच गया और 36 एकम 36, 36 और 26 कितने होते हैं 36 और 26 होते हैं 62। ये आ गया और पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं इसलिए हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। अब कर देंगे इनका माइनस, तो माइनस करेंगे, इस 2 में से 8 घटाएंगे 4, 12 में से 8 घटेंगे 4 आ गया, यहाँ रह गया 6, 6 में से 2 घटाए 4, फिर यहाँ 0 में से 2 घटते नहीं है, हासिल 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ रह गया 4, 4 में से 6 घटते नहीं 14, 14 में से 6 घटाएंगे 8, 88.44 और ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए ये वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, इस तरह से हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फाइंड कर लिया है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 हमें दिया हुआ है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हमें आर का मान इसमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। त्रिज्या खंड ज्ञात करना है तो त्रिज्या खंड का सूत्र लगाना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, कितना लेना है, हम चाहें तो 22/7 लिख सकते हैं, चाहें तो हम 3.14 लिख सकते हैं। तो हम 22/7 लिख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है कैलकुलेशन करने पर। आर का पावर 2 है तो आर यानी कि 6, तो 6 इंटू 6 2 बार लिख दो, और थीटा का मान 60 डिग्री और बटा में 360 डिग्री। अब देखते हैं कौन सा मान किससे कटता है। 60 डिग्री इससे कट जाएगा 6 पर, चाहो तो 0 से 0 पहले काट दो और 6 छिके 36 ऐसे काट दो 6। अब एक जो 6 है ये पूरा का पूरा इस 6 से कैंसिल हो गया, हमारे पास ओनली बच गया 22 इंटू 6 और बटा में 7। 22 छिके 132 होता है और बटा में 7। आप चाहो तो इसी को ही आंसर लिख दो, भाग मत दो, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग सेमी इसके आंसर का मात्रक हो गया। ओके, चाहो तो भाग दे के कैलकुलेशन करके लिख सकते हो। इजी सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 18वां प्रश्न ये पूछा गया है हमसे, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, और हमें यहाँ पर क्लास इंटरवल दे दिया 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और नीचे इनके अंतराल दे रखे हैं। तो इसकी एक सारणी हमें बनानी होती है। ये सारणी जो इस रूप में दे रखी है इसी को हम खड़े रूप में सारणी को बनाएंगे। तो पहले सारणी तैयार करते हैं फिर इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सारणी कंप्लीट करने के बाद में आप इसमें क्या करते होते हो, बहुलक जब ज्ञात करना होता हो तो सबसे बड़ी बारंबारता देखनी होती है। सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पर 8 है, तो पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता बराबर 8। सबसे बड़ी बारंबारता 8 है और 8 के संगत जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, 8 के संगत वर्ग अंतराल 3 से 5 है, तो लिखेंगे अतः संगत बहुलक वर्ग अंतराल, संगत बहुलक वर्ग अंतराल, संगत बहुलक वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा 3 से 5। अब पांचों मान अपने को लिखने होते हैं, F0 लिखना होता है, F1 लिखना होता है, F2 लिखना होता है, F2 के बाद में आगे L और H, ये 5 मान हमें नोट डाउन करने पड़ते हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए। तो आप इसमें सबसे पहला मान नोट करोगे F1, ये जो सबसे बड़ी बारंबारता है ये हमारा F1 है। ठीक है, इस वाले मान को हम F1 लिखेंगे। F1 का मान 8,
ये हो जाएगा 8 F1, इससे ऊपर वाला मान F0 और इससे नीचे वाला मान F2। ठीक है, तो इनके मान यहाँ नोट कर दो। F0 तो हो गया हमारा 7, F1 8 और F2 हो गया 2। L कितना होता है, जो हमने बहुलक वर्ग अंतराल लिखा है उसकी छोटी वाली वैल्यू 3, और H होता है इन दोनों का अंतराल। इस तरह से हमने ये मान लिख लिए। अब हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो नोट करके उसमें इसके मानों को अप्लाई करना है। तो लिखेंगे अतः बहुलक बराबर बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। L की जगह पर L का मान 3 प्लस F1 8, F0 7, फिर 2 गुणा F1 का मान 8, फिर माइनस 7। F0 कितना था दोबारा देख लेते हैं पिछले पेज पे जाके। F0 था हमारे पास 7, F1 8 और F2 2, H भी 2 है। ये मान हम यहाँ पर नोट करेंगे। यहाँ पर F2 का मान 2 और H का मान भी 2। सोल्व कर लेंगे इसे। 3 प्लस 8 में से 7 घटा दिए 1 बटा में 2 और 8 का गुणा, 2 और 8 16, 16 माइनस 7 और 2 9 और इंटू में 2। ये आ जाएगा 3 प्लस 2 का 1 से गुणा 2 और बटा में 16 में से 9 घटा दिए 7। 2 में 7 का भाग देना है तो ये आ जाएगा 2 में 7 का भाग देने पर 2 7 14 और ये आ जाएगा लगभग 2.85। सॉरी गलत लिख दिया मैंने। 2 में 7 का भाग देना है तो 0.2 7 14 और बच गए कितने 6 में हम निकालेंगे 7 का भाग देंगे 7 8 56, 0.28। तो ये आ जाएगा 3.28 आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न कैसे सॉल्व करना था इसका 19वां प्रश्न प्रायिकता पर आधारित। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, गेंद लाल नहीं हो। बहुत ही आसान सा प्रश्न। पहले हम इसमें नोट करेंगे लाल गेंदें कितनी हैं। लाल गेंदें तो है 3, तो लाल गेंदें बराबर 3। फिर लिखेंगे काली गेंदों की संख्या, काली गेंदें बराबर 5। और कुल गेंदें, अब थैले में इनके अलावा कोई और गेंदें तो है नहीं, तो कुल गेंदें याद कर लो। कुल गेंदें कितनी हुई, कुल गेंदें 3 प्लस 5 बराबर 8। कुल गेंदों की संख्या के आधार पर हम लिखेंगे कुल परिणाम, कुल संभावित परिणाम या कुल परिणाम बराबर 8। अब इसका फर्स्ट पॉइंट जिसमें पूछा गया है लाल हो, निकाली गई गेंद लाल हो, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता हमने पता करनी है। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता से पहले लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम पता करने हैं। लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम, लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम लाल गेंदों की संख्या के बराबर होगी। तो लाल गेंदें 3 है, अनुकूल परिणाम भी 3 होंगे। अतः अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता कितनी आ जाएगी, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो है 3 और कुल परिणाम है 8। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 3/8। सेकंड में पूछा गया है लाल नहीं हो, तो लिखेंगे लाल गेंद नहीं हो, यानी कि नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो लाल गेंद नहीं होने के अनुकूल परिणाम पहले नोट करेंगे। लाल गेंद नहीं होने के अनुकूल परिणाम, लाल गेंद कितनी ऐसी गेंदें हैं जो लाल नहीं है, ये 3 लाल है,
ये लाल नहीं है, ये काली है, तो इसका मतलब लाल तो नहीं है ना ये। तो लाल गेंदें नहीं कितनी है 5। फिर लास्ट में लिख दो अतः अभीष्ट प्रायिकता। अभीष्ट यानी कि जो इस प्रश्न में पूछा गया है वही प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता। हम ऐसे भी लिख सकते हैं अतः लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तो फॉर्मूला इसका वही है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 5, कुल परिणाम 8, तो 5/8 इस पार्ट का आंसर हो गया। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया है। आगे चलते हैं। इसके बाद 20वां प्रश्न इस पार्ट का। अगला प्रश्न है 20वां, हमें दिया हुआ है 20वें प्रश्न में, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये भी प्रायिकता पर आधारित है, 2 अंकों का ये प्रश्न। अच्छा प्रश्न है। पासे को एक बार फेंका गया है तो लिखेंगे पासे को एक बार फेंकने पर, पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम। किसी भी पासे को जब हम एक बार फेंकते हैं तो उसके कुल साइड 6 होते हैं, तो कुल परिणाम भी कौन से होंगे? 6 ही होंगे। अब होंगे कौन कौन से, तो आप नोट कर सकते हो 1 2 3 4 5 व 6। ये कुल 6 परिणाम एक पासे पर लिखे होते हैं, तो इन्हीं 6 परिणामों को हमने यहाँ नोट कर लिया। अब पहला प्रश्न, एक अभाज्य संख्या, तो हम लिखेंगे इसमें एक अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम। एक अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम। एक अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम। प्रायिकता ज्ञात करनी है तो अनुकूल परिणाम पहले पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो 3 ऐसी संख्याएं हैं। कौन कौन सी 3 संख्याएं हैं वो? एक तो है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5। ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। अतः अभीष्ट प्रायिकता, अतः अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो है 3, बटा में कुल परिणाम है 6, और 3 और 6 3 के टेबल से कटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो फाइनल आंसर इसका आ गया 1/2। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक विषम संख्या, तो फिर से लिखेंगे एक विषम संख्या, एक विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम। एक विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम। विषम संख्याएं, इनमें से एक विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है। तो 3 ऐसी संख्याएं हैं जो विषम संख्याएं हैं। तो 1, 3, 5 ये 3 नंबर ऐसे हैं जो विषम नंबर हैं। तो अनुकूल परिणाम 3 हुए। लास्ट में लिख दो इसके नीचे भी अतः अभीष्ट प्रायिकता, यानी विषम संख्या आने की प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता। अभीष्ट प्रायिकता अर्थात घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम या कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 3 बटा में कुल परिणाम 6। 3 और 6 3 के पहाड़े से कटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो फाइनल आंसर इसका भी कितना आया? 1/2। तो बच्चों ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने इस गणित के अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का कुल प्रश्न संख्या 20 तक हल कर लिया है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करने का निश्चय कर लिया है। आप इसका जो सेकंड पार्ट है, इस वीडियो के नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके सेकंड पार्ट देख सकते हो। तो मैं रामचंद्र चौहान आपसे आज्ञा लेता हूं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसका सेकंड पार्ट जरूर देख लीजिएगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी आपका इसका सेकंड पार्ट का लिंक मांग सकते हैं, अगर आपके पास नहीं होगा तो चलिए, गुड बाय।